अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है एनटीवी। मैं और जावेद चोई साहब आपके सामने आज का स्पेशल शो लेके हाजिर हैं। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से पूरा पाकिस्तान बहुत डिस्टर्ब है और मैं सीरियसली आपको ये बात बताऊं, आज जो मैंने पहला थंबनेल बनाया है वो मेरे दिल की आवाज़ है। जब सुना, पता चला कि पाकिस्तान के 42 जवानों के जनाजे उठाए गए बलूचिस्तान में, तो उस वक्त से सीने में एक आवाज़ गूंज रही है और वो है बदला। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। बलूचिस्तान के जो हालात कर दिए गए हैं, जितने मतलब इंटरनेशनल ताकतें भी उसके पीछे हैं, पाकिस्तान कहीं से बेटर परफॉर्म करके पाकिस्तान के अंदर के हालात को बेहतर ना कर ले, इसके लिए पाकिस्तान पे पै दर पै हमले हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने अब फिर वो बदला लेना शुरू कर दिया और कहर बर्पा कर दिया है। क्या कुछ बलूचिस्तान में हो चुका है, ये आपको बताएंगे अपनी पहली स्टोरी में। फिर आपको ये बताएंगे जी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान जंग कर दिया है। इससे ज्यादा अजीब शख्स मैंने नहीं देखा। जब हम आपको खबर बताएंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब, तुम चाहते क्या हो, तुम एक ही दफा बता दो। जो अगली खबर है वो ये है जी कि इसराइली शैतान नेतन्याहू के बेटे ने अपने ही बाप को बाप मानने से इनकार कर दिया। तो ये जानिएगा कि ये क्या स्टोरी है। इसने तो कहा है कि भाई मेरा तो डीएनए ही कुछ और है, तो ये जानिएगा डीएनए के आगे भी एक स्टोरी है बड़े मजे की, वो भी आज आपको बताएंगे। पाकिस्तान के साथ एक भोंडा मजाक किया गया है और मैं आपको यह बताऊं कि जावेद चोई साहब के साथ और मेरे साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती की है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, और आज उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा और वो आप जानिएगा इस स्टोरी में। ये मैं बताऊंगा आपको स्टोरी के अंदर जाके कि ये हुआ क्या है। ईरान और वेनेजुएला का इत्तेहाद हो गया है। वो दोनों मुल्क जिस पे अमेरिका ने हमला किया, वो दोनों मुल्क इकट्ठे हो गए हैं, तो जानिएगा इसके बारे में भी। पाकिस्तान में और ये पूरे खित्ते में पानी कुछ दिनों का मेहमान रह गया है, कुछ दिनों का। लिटरली ऐसे लग रहा है कि कुछ अरसे के बाद जैसे हम पानी को तरसेंगे। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन जो एजम्पशंस हैं, जो बात की जा रही है, वो कुछ ऐसी ही है। तो जानिएगा ये क्या सिचुएशन है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि अफगानिस्तान का डीएनए जो है उसका पता चल गया। खुद बताया है उन्होंने कि हमारा डीएनए कौन सा है। कॉमेडी करके रख दिया, पूरी दुनिया में मजाक बनवा दिया, अपना ही मजाक बनवाया, ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद एक नई करेंसी जो आ रही थी, जो पाकिस्तान में लाई जा रही थी, और लग रहा था कि उस करेंसी के आने से पाकिस्तान में यकीनन कुछ बेहतरी जरूर होगी और चीजें लीगलाइज भी हो जाएंगी। अगर कोई पहले छुप के भी कर रहा था तो खुल के सामने आ जाएगा और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर काफी बड़ा हिस्सा इसका भी शामिल हो जाएगा। लेकिन उस करेंसी को हराम करार दे दिया गया। ये क्या सिचुएशन है, ये भी जानेंगे आज ही के व्लॉग में। तो अपनी पहली स्टोरी शुरू करने से पहले छोटा सा रिमाइंडर कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा व्हाट्सएप लिंक, ट्विटर लिंक और फेसबुक लिंक आपने जरूर ज्वाइन करना है। 1 मिलियन के बहुत करीब है। जल्द अज जल्द हमें वहां तक पहुंचाइए, आप ही से दरख्वास्त है। तो जो साहब को मैं शामिल करता हूं प्रोग्राम में है, और पहली स्टोरी जो मैं उनसे डिस्कस करना चाहता हूं बलूचिस्तान के हवाले से कि बलूचिस्तान में क्या कहर बर्पा किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और आज खुजदार के अंदर भी एक पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला हुआ है। और उससे पहले आपने देख लिया ज़ियारत के अंदर जो कुछ हुआ, फिर मांगी जो डैम है वहाँ पे जो कुछ हुआ। यानी आपकी एक पुलिस की प्रॉपर वहाँ पे एक पिकेट है और उसके ऊपर हमला करके उसके अंदर 11 लोग जो थे शहीद हो गए, 18 को आप उठा के ले गए। तो रियासत के अंदर अगर ऐसा हो तो फिर इसका मतलब रियासत तो ख़त्म होगी ना, आपकी रेट ख़त्म हो गई। और ये यूनिफॉर्म जो है ना, वो ख्वा पुलिस की हो या फौज की हो या एफसी की हो या डॉक्टर की हो या फिर डाकिया की हो, वो कौम की अलामत होती है, वो बेसिकली सोसाइटी की अलामत होती है, वो स्टेट की अलामत होती है। तो जब आपने उस यूनिफॉर्म पे हाथ डाल दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने रियासत के ऊपर हाथ डाल दिया। और फिर ज़ाहिर है रियासत अगर रिएक्ट नहीं करती तो रियासत ख़त्म होगी। तो मेरा ख्याल ये जो मंगी डैम का जो इशू है ना, जो चेक पोस्ट का इशू है, वहाँ से फिर पाकिस्तान जो है उसने और स्टेट ने अपनी रेट्स स्टैब्लिश करने का फैसला कर लिया। उसने कहा जी कुछ भी हो जाए अब हमने पीछे नहीं हटना। लिहाजा ऑपरेशन शुभान जो है वो जारी कर दिया गया, उसको स्टार्ट कर दिया गया। उसके अंदर पुलिस है, उसके अंदर एफसी है, उसके अंदर फौज भी है, पाक फौज भी है, एयरफोर्स भी उनकी सपोर्ट कर रही है। फिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए, ड्रोन्स के जरिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, सारी टेक्नोलॉजी लगा के जो वहाँ पे दहशतगर्द है उनका पीछा किया जा रहा है। अब तक 75 दहशतगर्द जिन्होंने जहन्नम हासिल किया जा चुके हैं। आज एक दिन के अंदर तो 13 जो हैं उनको मारा गया है। और पहाड़ों के अंदर भी ऑपरेशन हो रहा है, गारों के अंदर भी ऑपरेशन हो रहा है। ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, उनको फ़िज़ाई मदद जो वो मिल रही है। और ये ऑपरेशन सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तान की साइड से नहीं है, अब ये अफगानिस्तान की तरफ भी जाएगा, वहाँ पे भी अटैक होगा। और इसको मेरा ख्याल है रियासत ने अब फैसला कर लिया है कि वंस फॉर ऑल हमने इसको ख़त्म करना है। साथ बन्नू की सूरत देख लें ना, वहाँ से जो वीडियो रिलीज़ हुई है कि वहाँ पे वो क्लासरूम्स के अंदर बैठे हुए हैं। हाँ जी। मुझे लगता है कि अब रियासत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इस सारे मामले को ख़त्म किया जाए, पीस कायम किया जाए। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बड़ा फैसला पाकिस्तान के अंदर और भी करना पड़ेगा कि ये जो शिद्दत पसंदी है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप ये हमारा हमसाया है उज़्बेकिस्तान, आप वहाँ पे जाए ना, वहाँ पे वेपन बैन है तो बैन है। यानी वहाँ पे पुलिस या फौज वो भी वेपन कैरी नहीं करते। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी जगह पे वेपन नजर आ जाए पूरे मुल्क के अंदर। अगर पुलिस ने अपनी राइफल किसी जगह लेके जानी होती है तो उसको लपेट के कवर करके लेके जाते हैं। यानी लोगों को पता ही नहीं सरेआम कि नहीं ले जा सकते। हथियार भी कोई चीज होती है। ठीक यानी है। जब उन्होंने खत्म कर दिया तो खत्म कर दिया। वहां पे गाड़ियां बहुत चोरी होती थी। तो वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे कार चोरी की सजाए मौत है। अच्छा। उसके बाद गाड़ियां खड़ी हैं हर जगह पे, मजाल है जो उसको हाथ लगा जाए। बिल्कुल तो सही। वो आपको एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी उठता है, कोई तकरीर कर देता है मस्जिद के अंदर, कोई बाहर बैठ के तकरीर कर देता है, उसके बाद पूरा एक जत्था बना लेता है, पूरी एक तंजीम खड़ी कर लेता है और उस तंजीम के रियासत जो है वो पूरी तंजीम रियासत को आगे लगा लेती है।
तो क्या होता है फिर? शोएब ज़ाहिर साहब, है फिर मैं यही हाल होता है उसका। एक बात आपको बताता हूँ। मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बताऊं या ना बताऊं। ये चीज़ अभी तक उस तरह से खुल के नहीं बताई जा रही थी। जिन पुलिस वालों को अगवा किया गया था और बाद में 18 पुलिस वाले जो शहीद हुए और एक पहाड़ पे उनकी जो जस्ते खाकी थे उन्हें फेंक दिया गया और उसके बाद उन्हें वहां से उतारा गया, और बताया गया कि यहाँ पढ़े आगे यहाँ जाओ। पड़े, उनके चेहरे मस्क कर दिया गया हाँ, था। नहीं ज़ाहिर है। उन और पे वो बलोची हैं। हाँ जी, वो पश्तून थे, ज़्यादा पश्तून थे, वो इलाका ही पश्तूनों का है। वहाँ पे उनके चेहरे मस्क करके तेज़ाब फेंक के उन्हें नाकाबिले शिनाख्त बना दिया गया। लवाहिकीन धाड़े मार के रो रहे हैं हुँ, कि इतना बड़ा जुल्म, हुँ, हुँ, अब कोई कसर बची है कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये कौन लोग हैं जो इस तरह का सलूक कर सकते हैं? हुँ। ये तबाही और बर्बादी है ना, ये दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं है और ना ही ये कोई इंसान है हुँ, और ना ही इनको पाकिस्तानी कहना चाहिए, ना इनको मुसलमान कहना चाहिए। ये हुँ, बेसिकली एक दुश्मन का हथकंडा है और उसे वो यूज़ कर रहा है और हम और यूज़ हो रहे हैं, हमारे खिलाफ ये यूज़ किए जा रहे हैं हुँ, और हम उसको एक्सेप्ट करते रहे। तो अब ज़ाहिर है अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अभी इसके जो अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं और अगर खुदा ना खास्ता ये ऑपरेशन फेल हो जाता है, तो बहुत नुकसान है पाकिस्तान का फिर। अभी जो सब इतलात ये हैं कि जो 75 तो आपने बता दी हैं, उसके अलावा भी डेथ्स की इतला हैं जो दहशतगर्दों को मारा गया। नंबर कंफर्म नहीं है, तो जब कंफर्म होगा तो बताया लाशें जाएगा। क्योंकि अभी इस गैदर किया वक्त जा रहा लाशें मेरे ख्याल है इस वक्त पहाड़ों के ऊपर पड़ी हुई हैं, उनको गैदर नहीं किया जा पा रहा। है। और ये भी है कि फैसला हुआ है कि जी एक यहाँ इस साइड पे मरेगा तो उधर से 5-6 मरेंगे बिल्कुल ठीक और है। बहुत अच्छी बात है। और आप वहाँ पे अगर अफगानिस्तान के अंदर अड्डे मौजूद हैं तो ख़त्म करने चाहिए और जो पाकिस्तान सब को। हमें एक और भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, हमारे जवान हमारी मतलब हमारी जान है, उनकी हिफाजत के लिए कुछ होना चाहिए, कोई बिल्कुल। बख्तरबंद गाड़ियां, कुछ ऐसा हो। इतनी बड़ी तादाद के अंदर फोर्सेस शहीद हो रही हैं। अब देखिए ना पुलिस स्टेशन जो है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं था। आपके पास उन्होंने यलगार की, आपके 11 लोग शहीद करके 18 ले गए आपके। हम्म, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो चेक पोस्ट है उसके अंदर कोई आपके पास था ही नहीं, वेपन ही नहीं थे, प्रॉपर ट्रेनिंग हम्म, ही नहीं थी, प्रॉपर हाइड आउट जो है वो भी नहीं थे, मोर्चे नहीं आपने प्रॉपर बनाए वहाँ पे। हम्म, तो बनने चाहिए ना हर जगह पे एक एसओपीज़ होनी चाहिए कि ये हम्म। एसओपीज़ होंगे और उसके बाद फिर मार्किंग होगी कि इस मार्किंग से आगे कोई बंदा भी आएगा तो उसको गोली लगेगी। बिल्कुल ठीक ताकि है। लोगों को पता हो कि हमने इससे आगे नहीं जाना। बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी साहब, अब नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। आगे स्टोरीज हमारे पास काफी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जंग का ऐलान किया है या मज़ाकरात का ऐलान किया और पाकिस्तान ने दरमियान में कूद के क्या किया? अब 2 चीज़ें हैं डोनाल्ड ट्रंप का, एक तो अल्फाज उसके ये है कि 2 टोक अल्फाज में मैंने बता दिया था कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है और उसने कहा जी मैंने ईरान को बताया। एक तो उसका ये बयान आ गया। दूसरा उसने कहा जी कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की और ये हमने मंजूर कर ली। दोनों बयान एक दूसरे से मुतसादम है। ये डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है कि जो कुछ भी कर सकता है। वो एक हुदूद होती है ना उसके, उस परिंदे के बारे में कहते हैं कि वो सामने से आगे भी उड़ सकता है, पीछे भी उड़ सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना एक ऐसा ही परिंदा है जो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। एक साइड पे जंगबंदी हो गई है, खत्म हो गई और दूसरी साइड पे उसने कहा मुज़ाकरात जो है ना वो भी हो रहे हैं। तो ये नेतन्याहू का जो भाई है ना डोनाल्ड ट्रंप यही कर सकता है। साबित कर रहा है मैं भाई हूं। और कोई नहीं कर सकता ये, वैसे तो कमाल है ये। तो बहरहाल एनी हो असल एक्चुअल सूरत ये है कि पाकिस्तान जो है उसने एंगेज कर लिया। अभी मसूद पज़ेश्कियान साहब के साथ बात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनसे कहा है कि तहम्मुल रखें आप, बुर्दबारी से काम लें, आप बहुत आगे ना जाएं, इसका बहुत नुकसान होगा। फिर उसके बाद कतर के अमीर के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हुई है क्योंकि कतर इंगेज कर रहा है। कतर के लोग इस वक्त तेहरान के अंदर बैठे हुए हैं और वो जो है ना सालसी उसका किरदार अदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आज 48 घंटे हो गए इस वक्त तक कि जो वहाँ पे किसी किस्म का धमाका नहीं हुआ, ना अमेरिका ने अटैक किया ना ईरान ने अटैक किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ने अपने हॉर्सेज जो है ना उसको होल्ड कर लिया, ये फैसला कर लिया कि जब तक ये मुज़ाकरात चलते रहते हैं उस वक्त तक हमने एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करना। ये पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है और कतर की भी कामयाबी है। इसके साथ पाकिस्तान सऊदी अरब को एक्टिव कर चुका है, कतर को एक्टिव कर चुका है, मिस्र को एक्टिव कर चुका है, ईरान से मुकम्मल राब्ते के अंदर है पाकिस्तान। और ये अब्बास अरागची साहब ने सबसे पहले फील्ड मार्शल से रब्ता किया था और उसके बाद उन्होंने जो ऑफर की थी वो पाकिस्तान ने अमेरिकन को बताई और अमेरिकन ने उसके बाद ये अलाउ कर दिया कि बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है ईरान की तरफ से ये ऑफर थी कि जी फौरी तौर पे हम भी हमले बंद कर देते हैं, आप भी हमले बंद कर दें। तो पाकिस्तान ने अमेरिका को कन्वे किया, अमेरिका ने हमले बंद कर दिए उसके बाद। अच्छा, तो अभी इसमें मामला सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, टेक्निकल मुज़ाकरात स्टार्ट हो गए हुए हैं। इसराइली की हरकत कर रहे हैं कि नेतन्याहू को उसे डोनाल्ड ट्रंप को भड़का रहे हैं कि ये तुम्हें मारने की साजिश कर रहे हैं ईरानी, हाँ, वो उसे डराई जा रहे हैं। सीएनएन की स्टोरी थी ना पूरी की पूरी, बहुत ज़बरदस्त किस्म खौफनाक स्टोरी है। उन्होंने कहा जी इन्होंने प्रॉपर प्लान कर लिया ईरानियों ने कत्ल करने का। और फिर सीएनएन ने वैसे नीचे तबसरा भी किया, उसने कहा जी कि ये कहीं ऐसा ना हो कि इसराइली जो है वो इसको भड़का दें और उसके बाद ईरान जो है उसके ऊपर अटैक हो जाए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि अगर मुझे मारा जाता है तो आप ऐसी तबाही फेरें ईरान के अंदर के लग समझ जाए जो इससे पहले कभी हुई नहीं। तो वो मेरा ख्याल है इसराइली जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर अटैक करवा के ना डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ईरान के ऊपर मलबा डाल दिया मलबा डाल दीजिए। और ईरान मुझे नहीं लगता कि इतना बेवकूफ़ होगा कि इस नाजुक वक्त में वो ये काम करे। देखिए उसके लिए बेहतरीन टाइम यही है कि कुछ अरसा इंतजार करे वो, फिर उसके बाद अगर उसने हमला करना तो करे। इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतहा दर्जे की हमाकत होगी कि इस टाइम पे हमला कर दे और उसके बाद पूरा मुल्क तबाह करवा नहीं, दे। ईरान के फिर बयान आ रहे हैं, हम कत्ल का बदला लेंगे, हम वो छोड़ेंगे तो नहीं। कहते रहते हैं, इसका नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता जी, वो कहना चाहिए। पर खान लियाकत अली खान साहब देखे कब कत्ल हुए, हम आज तक बदला ले रहे हैं उनका, ये होता रहता है। बल्कि एक और मसलन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत देखें ना, 450 1450 साल हो गए उनको, 1500 साल हो गए, आज तक उनके रोज़ा शरीफ के ऊपर भी सुर्ख झंडा लहराया हुआ है कि कत्ल का जो बदला है पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो है ये सिंबॉलिक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इन लेकिन वो सिंबल्स का ख्याल रखना होता मसला है वो इंसान ट्रंप उसे सीरियस ले लेता है ना, उसे लगता है ये वाकई मुझे मारने लगे।
अच्छा चलें, अब नेक्स्ट स्टोरी चॉइस। अब नेतन्याहू इजरायली शैतान के बेटे ने उसके साथ क्या किया? अब बेसिकली तो उसके दो बेटे, पहला एक बेटा था उसने अपना नाम चेंज कर लिया था, उसने नेतन्याहू को नाम हटा दिया। अब दूसरा जो बेटा है ना, यार नेतन्याहू नाम है उसका, तो यार नेतन्याहू जो है ना उसने अपने नाम के साथ से नेतन्याहू हटा लिया और अब उसने नाम बदल के रखा है यार योनातान होन। अब ये जो नाम उसने, ये हिब्रू नेम है सारी, ये ज़हन में रखिएगा। अब ये जो नाम तब्दील किया गया ना, उसके लिए तीन चार चीज़ें जो है ना वो बड़ी ऑब्वियस है। एक तो गज़ा के ऊपर जो अटैक किया था उसने इसराइल के अंदर अगर थोड़ी बहुत भी कोई गैरत थी, शर्म थी, हया थी, या लोग इसको अच्छा महसूस करते थे या महसूस करते थे कि बड़े पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर टाइप लोग हैं, तो वो इनका इमेज खत्म हो गया दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर। अब लोग हेट करते हैं, लोग कहते हैं कि ये जालिम है, ये कोई बेहतर इंसान नहीं है। और यही वजह है कि इसराइल ने इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ी लॉबिंग फर्म्स हैं अमेरिका के अंदर वो हायर कर रखी हैं और अपना इमेज बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। रही सही जो कसर है ना, वो जो मुरलीधर था, जो चीफ जस्टिस मुरलीधर, और उसने जो रिपोर्ट बना दी ना 21,000 बच्चों की के पॉइंट ब्लैंक गोलियां मारी गई, जिसमें 450 बच्चा जो है 6 महीने से कम उम्र उनके, तो उसने तो टोटल तबाह करके रख दिया, उसको बर्बाद करके रख दिया इसराइल को। तो अब जब नेतन्याहू जो है, इसके बच्चे जब किसी जगह पे भी जाते हैं तो उसका नाम नेतन्याहू लिखा होता है पासपोर्ट के ऊपर, बाप का नाम यूज होता है, नाम यूज होता है। और जो ही किसी एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं और जब पासपोर्ट देखते हैं ना, तो वो जो बंदा सामने बैठा होता है वो भी इनकी तरफ नफरत से देखता है। और जहां जहां ये पता चलता है कि नेतन्याहू के बेटे हैं, तो लोग इनसे नफरत करते हैं, फिर सवाल करते हैं कि आप लोगों ने गजा के अंदर बच्चे मार दिए और तुम्हारा वालिद कितना वहशी और दरिंदा है, वो है। और इसके अलावा लोगों ने हेट करना शुरू कर दिया, तनकीद इनको बहुत ज्यादा होती है, फिर सिक्योरिटी जो है वो भी ब्रीच होती है इनकी। हर जगह पे जहां पे जाएंगे लोगों को पता चल जाएगा नेतन्याहू का बेटा है और इसके बाद इसके ऊपर अटैक का खतरा है। तो इनके बच्चों ने फिर ये सोचा है कि बाप को ना डिसओन कर दें हम। हमेशा बाप बच्चों को डिसओन करते हैं, लेकिन इन बच्चों ने अपने बाप को डिसओन कर दिया। उन्होंने इसका नाम काट दिया, निकाल दिया, निकाल के उन्होंने नाम भी अपने चेंज कर लिया, ताकि किसी जगह पे जाएं तो इनके ऊपर तनकीद ना हो सके, कोई सियासी रद्द-ए-अमल ना हो सके, इनकी सिक्योरिटी जो है ना वो इशू ना बने और लोग इनसे सवाल ना कर सके कि तुम्हारा अब्बा कर क्या रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसका ज़ाहिर है नुकसान हो रहा है इसकी फैमिली को, नेतन्याहू की। और ये आज का मसला नहीं है, यूं ही ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा तो उसके बाद ये मसला शदीद हो जाएगा। चॉइस साहब, इमिग्रेशन पे पहला क्वेश्चन उसके बच्चों से ये होना चाहिए कि हमने सुना था इब्लीस ने शादी नहीं की, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि की हुई है। अच्छा चलें, अब चलते हैं चॉइस साहब नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये आपके साथ और मेरे साथ बहुत बड़ी जाती होगी चॉइस साहब, ठीक है। हुआ इस तरह से है जी कि मुझे और आपको मिलना चाहिए ब्लू पासपोर्ट। अच्छा, हमने क्या ठीक काम है। किया? हमने कोई चोरी की है, डक्का मारा है, हमें मिलना चाहिए या ब्लू कोई पासपोर्ट। स्टेट के दामाद हैं हम? आप जरा ये ये स्टेट खबर, के दामादों को मिलते हैं। आप जरा ये बताएं, ये स्टेट के कौन से दामाद हैं जिन्हें ये मिला है ब्लू पासपोर्ट और हमें क्यों नहीं मिल सकता? अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि वैसे मैं क्योंकि केस करना चाहता था, फिर मैंने कहा यार ऐसे ही ना बिला वजह वक्त आया होगा, इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, तो फिर मैंने अपना ये फैसला वापस ले लिया। वो मसला ये है कि मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं 1992 से मैं टैक्स दे रहा हूँ, 1992 से मैं टैक्स दे रहा हूँ। और जो लास्ट मेरा टैक्स गया था 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा मेरा टैक्स था सालाना, ठीक। और मसलसल मैं टैक्स देता रहा। फिर अचानक ऐसा हुआ कि मेरी जॉब खत्म हो गई। जब जॉब खत्म हो गई तो उसके बाद ज़ाहिर है मैंने अर्निंग के लिए जो मैंने अगर बंदोबस्त ना किया होता, काम ना किए होते, तो मैं तो फारिग हो गया था। तो मसला ये है कि जब मैं रियासत को मसलसल पैसे देता रहा, तो जब मुश्किल वक्त होगा या 60 एट द एज ऑफ 60 मैं जब रिटायर हो जाऊंगा, तो रियासत मुझे क्या देगी? जबकि पूरी दुनिया में रियासतें जो हैं उन लोगों को जब वो रिटायर हो जाते हैं, जो मुकम्मल तौर पे टैक्स देते रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। सही। पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों के अंदर है कि अगर आप सिविलियन हैं तो पूरी ज़िंदगी आपने कुर्बानी देनी है, आपने टैक्स देना है, और उसके बाद जब आप 60 साल को क्रॉस करेंगे या खुदा न खास्ता आपके साथ हादसा हो गया या पर आप जॉबलेस होगी, तो रियासत कहेगी आप जाने, आपका काम जाने। रियासत अपनी आंखें माथे पर रख के कहेगी बल्कि और पैसे कहीं से लेके आ, तू टैक्स क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, उसके मुकाबले में कि वो लोग जो मेरे साथ पढ़ते थे और उन्होंने काम ये किया कि एमए किया या बीए किया, तो एक इम्तिहान दे लिया उन्होंने। जब एक इम्तिहान दे लिया तो दामाद बन गए रियासत के। और अब मेरे जैसे बंदे, तुम्हारे जैसे बंदे, पूरा मुल्क जो है ना मिल के एक तो पहले उनको पालता रहता है, उनकी मरात होती हैं, उनकी तनख्वाहें होती हैं, उनके एयर टिकट्स होते हैं, उनके घर होते हैं, वो हम देते रहते हैं, इवन उनके कपड़े भी होते हैं, ये सब खाना भी होता है उनका, सब कुछ हम देते रहते हैं। और उसके बाद जब वो रिटायर होते हैं 60 की एज में, तो उनको पेंशन भी मिलती है, उनको ग्रेजुटी भी मिलती है, गवर्नमेंट उनको मरने तक वो और उनकी बेगम साहबा को सपोर्ट करती है। तो हमारा क्या कसूर है? जो लोग पाल रहे हैं रियासत को या अपना पेट काट के दे रहे हैं और आपके साथ झूठ नहीं बोल रहे, अपनी आमदनी नहीं छुपा रहे, एक एक पैसा डिक्लेयर किया हुआ है, तो रियासत हमें क्यों नहीं ऑन करती? इसलिए कि हमने गलती ये की कि हमने एक एग्जामिनेशन नहीं दिया और हमने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया जिसके अंदर आप रियासत के दामाद बन जाते हैं। तो हमें कोई फैसिलिटी नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। ये एक ट्रेजेडी है और पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि फैसिलिटीज दी जाती टैक्स पेयर को। पाकिस्तान शायद उन चंद मुल्कों के अंदर है जिनमें कोई उनको नहीं, यतीम समझ के साइडों में फेंक दिया जाता है। पहले सिर्फ दामाद थे ना चौधरी साहब, इस दफा को रियासत के बेनोई भी बनाने की कोशिश की जा रही है सर। वो अब सेनेट जो है ना उसने कमाल किया। उससे पहले हम खैबर पख्तूनख्वा को रो रहे थे कि वो ब्लू पासपोर्ट दे रहे हैं एमपीएस को, उनके फैमिलीज को। अब सेनेट ने ये फैसला किया है जनाब कि ये बेसिकली तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस, उनका एक तरमीमी एक्ट है 2026 का, उसको इन्होंने मंजूर कर लिया और ये सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी उसने मंजूर कर लिया। और इसके अंदर ये है कि साबिक मेंबर्स जो ना, साबिक मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो वो उनकी अहलिया जो है और उनके जेर कफालत जो बच्चे जिनकी उम्र 28 साल से कम है, उन सबको ब्लू पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और ब्लू पासपोर्ट ग्रेटेस्ट होंगे, यानी कि फ्री होंगे। बस आप जाएंगे
जाएंगे, कोई फीस भी आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। ये साबिक को है, इस साबिक का प्रेजेंट तो वो वैसे वैसे ही अवेलेबल मिल होता है, जाता उनको वैसे मिल जाता है ना जी। सही। तो ये साबिक को भी दिया जाएगा। और उन्होंने जवाब ये पेश किया कि जो साबिक सेक्रेटरीज और उनके जो खानदान है उनके पास ब्लू पासपोर्ट होते हैं, तो हमारे पास क्यों नहीं हो सकता? भाई आपने उनके भी रोकने, ये उनके भी आपका काम रोकने है। हैं कि वो अपनी सर्विसेज करके चले गए हुए हैं सारे। आप उनको पेंशन भी दे रहे हैं, ग्रेजुटी भी दे रहे हैं, उनको मुराद भी दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खानसामा भी दिया होता है, ड्राइवर भी दिया होता है, गाड़ी भी दी होती है। और ये जो जजेस हजरात है, आपको पता है गाड़ी लेके जा सकते हैं अपनी साथ, उनको पूरी जिंदगी प्रिविलेजेस मिलती हैं। Privileges मिलती और उनकी जो पेंशन होती है उनकी तनख्वाह के बराबर होती है ऑलमोस्ट, बहुत ज्यादा। यानी उनको खास फर्क नहीं पड़ता कि वो रिटायर हो गए हुए हैं, सारी जिंदगी बादशाह सारी सिक्योरिटी भी देते हैं। अब हमारी गलती क्या है? हमारी गलती है कि हमने पेपर दे के दामाद नहीं बने इनके। तो अब हमें मशक्कत पे लगाया हुआ है। और इन लोगों दमादों के मुकाबले में कुछ और भी आ रहा है ना। साबिक मेंबर्स जो मेंबर रहे ही हाँ, मेंबर नहीं, रहे उनकी नहीं। पूरी फैमिली को ब्लू पासपोर्ट। उनको सबको ब्लू पास से या शर्म आनी चाहिए, वैसे हद है यार, वैसे हद है यार। और इसमें देखें कितने खुशहाल लोग हैं और हरकतें देखें यार इनकी। यानी यकीन करें कि ये ऐसा है कि एक हाथी हो ना, वो अपनी सूंड से मटर का दाना उठा रहा है। भाई आप अपने प्रोफाइल देखो यार इस तरह। कुछ और दिन हरकतें पहले- क्या कर रहे अच्छा, हो कुछ दिन आप? आपने पहले- सेक्रेटरियों को रोकना है, वो सेक्रेटरियों को तो कहते हैं ठीक है उन्होंने लिया हुआ तो हम भी लेंगे। हम भी लेंगे। हद है यार वैसे इसमें। चौधरी साहब अब ये देखें कि कुछ दिन पहले हम केपी का जिक्र कर रहे थे, केपी असेंबली में बिल पास हुआ है अब कि तो टोल वो तो टैक्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, वो बेचारे उन्होंने कौन सा रिटायर्स को कहा है, उन्होंने कहा जी कि प्रेजेंट को दे दें, ये कहते हैं रिटायर को भी दे दो। देंगे। आगे निकल हाँ, गए। खान की छूट देखो। ज्यादा ही छूट दे दी है। ठीक है, चलें चौधरी साहब, ईरान और वेनेजुएला का इत्तेफाक। अब वेनेजुएला के अंदर क्योंकि जल्जला आया था तो ईरान ने उनको अमदादी सामान भेजा है। और ये जो अमदादी सामान है ना, ये कई टन अमदादी सामान है, उसके लिए जहाज भर के इन्होंने भेजी थी और वेनेजुएला की तरफ से इसका शुक्रिया भी अदा किया गया। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वेनेजुएला के अंदर वाकई बड़ा जुल्म हुआ है। 2 ऊपर नीचे जल्जले हैं, 4000 लोग तो अभी तक मर चुके हैं, 17000 इस वक्त जख्मी हैं, और उसके साथ साथ 18000 बेघर हैं। और अभी कहा जाता है कि 70000 मिसिंग है। 70000 लोग मिसिंग है अभी तक। आप उनको भी मरा हुआ समझो, क्योंकि इतना खौफनाक जल्जला आया कि बहुत तबाही आई है। अब ये ईरान ने मेरा ख्याल है तमाचा मार दिया है अमेरिका के मुंह पे, और उन्होंने कहा कि देखें जी हम तो वेनेजुएला की भी सपोर्ट कर रहे हैं। वेनेजुएला ने शुक्रिया अदा किया था कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी है, अमेरिका हमारे साथ बैठा हुआ है और इस साइड से हमारा तेल चोरी करी जा रहा है। लेकिन जो सब एक बड़ा जिगरा भी दिखाया है ईरान ने, ईरान के अपने हालात टाइट हैं, अपने हालात खराब हैं, उसके बावजूद टनों सामान बेचा। कोपटनों के हिसाब से ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पूरे खित्ते में पानी की होने वाली है शदीद कमी। दिनेश वोहरा साहब की रिपोर्ट आई है और उन्होंने ठीक ही बात की है। उन्होंने कहा जी पानी जो है चंद महीने का, चंद दिनों का मेहमान है। और दो उन्होंने वजूहात बताई। उन्होंने कहा 1970, उन्होंने कहा जी 70 साल हो गए जब से पाकिस्तान और इंडिया बने हैं ना, उस वक्त से जो पानी था इंडिया और पाकिस्तान का, उसके अंदर 70% कमी आ चुकी है स्टोरेज में, वाटर स्टोरेज में, टोटल जितना पानी मौजूद है इस इलाके में। मौजूद। अब उसके अंदर उन्होंने कहा जी 30% रह गया स्टोरेज, ठीक है, डैमों के अंदर जो पानी है, डैमों के अंदर, ये झीलों जितना के पानी अंदर है इलाकों में, इलाके में जो पानी है। और उन्होंने कहा 30% रह गया और 30% जो है ना उसके ऊपर लड़ाई होगी पाकिस्तान और इंडिया की, और बल्कि पूरे रीजन के अंदर लड़ाई होगी। और साथ उन्होंने एक हवाला दिया चाइना का कि चाइना जो है ना एक बहुत बड़ा डैम बनाना चाहता है ब्रह्मपुत्र पे, और ये बेसिकली तिब्बत के पास है। ये ज़हन में रखना कि इनका जो माखज है ना, वो ऊपर मैंने देखा हुआ है सारा, येलो रिवर है, और ऊपर मैंने उसको देखा हुआ है, और बड़े खौफनाक दरिया है वहाँ से, और वो उतर के ना उसके बाद नीचे उतरता है, बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से फिर आगे ये इंडिया के अंदर दाखिल होता है, और ये उनका मेन दरिया है इंडिया का। तो अब उसके ऊपर अगर डैम बना लेता है चाइना, जो धड़ाधड़ बना रहा है, क्योंकि उसका कमाल ये है चाइना का कि वो दिन रात एक करके एक नाकाबिले जो होता है ना बियॉन्ड द इमेजिनेशन प्रोजेक्ट, उनको वो मटेरियलाइज कर लेते हैं। किसी भी मुल्क को 20 से 30 साल लगते हैं बड़ा डैम बनाने में, और चाइना को लगते हैं 7 से 10 साल। 7 से 10 साल वो कमाल कर देते हैं। तो वहाँ पे धड़ाधड़ लगे हुए हैं, और वो मेरा ख्याल है $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। और वहाँ पे अगर उसने पानी स्टोरेज कर लिया तो नीचे उसके बाद क्या होगा, बांग्लादेश के अंदर क्राइसिस पैदा हो जाएगा। और साथ ही इनकी 2 स्टेट्स जो है ना, 3 स्टेट्स हैं, जो अरुणाचल प्रदेश है और फिर असम है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर असम है, और इनके साथ साथ बाकी इलाके हैं, तो ये सारे के सारे ट्राई हो जाएंगे। तो दिनेश वोरा साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे काम और खराब हो गया हुआ है, आप तो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं, यहाँ पे तो काम पीछे से चाइना ने खराब कर दिया, आपका पानी बंद होने लगा, आपका पानी बंद, क्योंकि इसकी बुनियाद जो थी ना इंडिया ने खुद रखी थी ना। अब उसका जायका चखे, फिर कहते फेस द म्यूजिक। अब यहाँ पे ये सूरत वो है, पाकिस्तान की सूरत इससे ज्यादा खतरनाक है। अभी ये सेनेट की कायमा कमेटी थी, और उसके अंदर वापटा के चेयरमैन जो नए मोहम्मद सईद साहब हैं वो वहाँ पे गए थे, और वहाँ पे उन्होंने बताया जी कि पाकिस्तान ने तरबेला और मंगला के बाद कोई डैम पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाया बड़ा, और हमारे मुकाबले में उसके बाद जब हमने तरबेला और मंगला बनाया तो 5000 जो डैम्स हैं वो इंडिया बना चुका है। और फिर उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि ये देखें सिंध के अंदर एक नई काश डैम बन रहा है, और उसका इशू ये हुआ है कि उसके ऊपर स्टे है। और स्टे क्यों हुआ है कि जो वहाँ पे ठेकेदार था उसने एक गलत बैंक गारंटी दे दी थी, और जब जाली बैंक गारंटी जब वो पकड़ी गई तो उसके बाद वो अदालत चला गया तो अदालत ने डैम ही रुकवा दिया, डैम रुका हुआ है, और उसके ऊपर तकरीबन 23 अरब रुपया खर्च हो चुका है। और ये दादू और सेवन शरीफ जो है ना उसके अंदर इसने बहुत बड़े पैमाने पे इसने कल्टीवेशन भी करनी थी, और दूसरा ये है कि पानी भी सेव करना था। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे ना। कोई
कोई गवर्नमेंट अगर फर्ज करें स्टील मिल बेचना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको रोक के बैठ जाती है, आज बेचे ना बिक ही नहीं रहे। पीआईए बेचना चाहे तो उसके सामने खड़ी हो जाती है, डैम बनाना चाहे तो उसको लेके बैठ जाती है। रेकोडेक में क्या हुआ? रेकोडेक है वो, उसके अंदर प्रॉपर जो है ना $10 बिलियन तो जुर्माना होने लगा था पाकिस्तान को, बड़ी मुश्किल से जाके मामला को सेटल किया। और इसके साथ साथ ये जो कारके यहाँ था, कारके यहाँ पे एक जहाज था जो आया हुआ था जो बिजली बना रहा था, उसके साथ जो कुछ हुआ, तो ये जो है ना अदालतों को बहरहाल कंट्रोल करना पड़ेगा। अब जाके देखो ना, उन्होंने वहां पे कराची के अंदर वो बिल्डिंगें करा दी, अब वो जो है आईनी अदालत है वो कहती है गलत हुआ है। तो ये जो है ना सॉरी मिस कॉल हो गई है, ये खत्म होना चाहिए। अच्छा साहब, इसमें एक और भी तो रोल है ना, आप देखिए दूसरी साइड पे जाली बैंक गारंटी दे के ठेका लिया जा रहा है, ठेका लिया जा रहा है, कौन निकालेगा फिर? वो भी तो प्योरीफाई करना है ना। और दूसरा ये है कि डैम रुकवा दिया उसके वजह। अब ठेकेदार भाग गया डैम पर, और वो अगर फर्ज करें कि 23 अरब रुपए बनना था, जब ये दोबारा अलाउ करेगी अदालत तो पता लगेगा 50 अरब रुपए लगेगा। तो ये 50 अरब रुपए किसकी जेब से जाएगा, किसके बाप के हमारे और पैसे? आपकी जेब से। इसी तरह लाहौर के अंदर नहीं था वो ये जो ट्रेन बिछा रहे थे, है ना, ऐसे ही था ना, उसको अदालत ने रोक लिया और वो 100 अरब रुपए और लग गया उसके ऊपर, बाद में जब अलाउ किया गया। चो साहब वो भी है, लेकिन जो ठेके देते हैं उन्हें भी तो पकड़े ना। इन्होंने क्या काम कर दिया? एक ऐसे बंदे उनको पकड़ो लेकिन डैम नहीं रुकने चाहिए, और डैम जो ना हमें हंगामी बुनियाद पर बनाने पड़ेंगे, और अगर नहीं बनाएंगे तो ये मसला बड़ा खराब है। अब यहाँ पे ना जो नैब है ना, नैब बहुत अच्छा इदारा, चेयरमैन साहब कमाल आदमी, लेकिन जब तक ये इदारे रहेंगे ना यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती पाकिस्तान के अंदर। सही नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यूई वाला निजाम करते यूई ने किया, वो आने दो क्या मतलब, वो पैसों को ज्यादा देखते नहीं है, वो कहते हैं बस इन्वेस्टमेंट लाओ, पैसा लाओ। डेवलपमेंट जरूर होनी चाहिए यार, डेवलपमेंट जो है ना उसके मामले में जीरो टॉलरेंस। जो प्रोजेक्ट अगर आपने 1 साल का बनाया, 1 साल में उसको मुकम्मल होने दे, उसके रास्ते में रुकावट ना बने, और जो उसको डिले करता है उसको पकड़ के फेंकना। हमारा देखिए जो साहब नीलम जेलम की भी उन्होंने मिसाल दी है, बंद पड़ा, कहते 2028 में दोबारा शुरू उसकी वजह गलत बना दिया, इंक्वायरी चल रही, इंक्वायरी चल रही है। वो सॉलिड रॉक्स ही नहीं थी, लूज रॉक्स थी, और जब पानी छोड़ा गया तो वो बह गई। हाँ, उसके अंदर कई $बिलियंस लगे हुए। चलिए हमारा टाइम कम रह गया। चॉइस साहब नेक्स्ट स्टोरी है जी, अफगानिस्तान की कॉमेडी, इनका डीएनए पता लगा, जरा ये बताइए। अब उनके एक ज़राअत के वज़ीर अताउल उमरी साहब वहाँ पे वो तशरीफ ले गए हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने वहाँ पे बैठ के कहा कि मुझे इंडिया में बड़ी अपनायत का एहसास हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मेरा अपना मुल्क है जिसके अंदर मैं आ गया। उन्होंने कहा जी ये सही कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है, पर डीएनए तो वाकई एक है। तालिबान तो इंडिया के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं, लाल किले के ऊपर वो अपना झंडा लहराना चाहते हैं, तो ठीक है वो डीएनए पहुंच गया ना वहाँ पे। और इंडिया के अंदर एक ऐसा टाइम था आज से 10-15 महीने पहले कि वहाँ पे किसी भी शख्स को जिसने दाढ़ी रखी उसको तालिबान कह के ना तो मुखातब किया जाता था, यानी इतना हेट करते थे। आज डीएनए पहुंच गया वहाँ पे। इससे पहले शाहबुद्दीन गोरी का डीएनए पहुंचा था, महमूद गजनवी का पहुंचा था वहाँ पे, तो ये भी पहुंच गया बस। अब इनकी पपियां जपियां चेक करें आप, तो डीएनए पहुंच गया वहाँ पे। चलें शुक्र मनाए, हमसे तो जान छूटी हुई डीएनए की। अब वो डायरेक्ट जो नई दिल्ली के अंदर लॉन्च हो गया और वहाँ पे डीएनए जो गिर रहा है। अब मोदी साहब जाने और ये जाने, तालिबान को ये खुद ले आए उधर। अच्छा, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, मोदी में और अफगानिस्तान के अंदर एक चीज कॉमन है, दोनों को शर्म नहीं आती। ये दोनों में से एक ही जैसी चीज है। अच्छा जैसे हमारी लास्ट स्टोरी है जी, क्रिप्टो करेंसी जिससे हमें बड़ी तवक्कुआत थी वो हराम करार दे दी गई है, ये क्या? मौलाना तकी उस्मानी साहब का ये फतवा है जी, उन्होंने कहा जी क्रिप्टो करेंसी हलाल नहीं है, हराम है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये फिजिकल नहीं है। तो डॉलर जो है ठीक है हलाल है, रूबल हलाल है। अजीब सी वैसे बात है, मैं मौलाना को बहुत एहतराम करता हूँ, मैं उनका बहुत ही मोहतरफ हूँ। उनका कुरान मजीद जो तर्जुमा जो उन्होंने किया हुआ मैं उसको पढ़ता हूँ, रेगुलर पढ़ता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तर्जुमा किया, सादा और बहुत ही जामे, कमाल कर दिया मौलाना ने। और इसके साथ साथ उनके जो सफरनामे मैंने वो भी पढ़े हुए हैं, कमाल खूबसूरत सफरनामे लिखे उन्होंने, क्योंकि दुनिया को उन्होंने बहुत विजिट किया है तकी उस्मानी साहब ने। अच्छा बहरहाल अब ये जो बात है ये अजीबोगरीब सी है वैसे, क्योंकि पूरी दुनिया जो क्रिप्टो करेंसी पे जा रही है, और हम जो जिस तरह हमने कभी फुटबॉल को हराम करार दे दिया था, डाक को हराम करार दे दिया था, ये जो रेलवे इंजन है उसको हराम करार दे दिया था, स्पीकर को हराम करार दे दिया था। बल्कि मैं पूरी बात नहीं करना चाहता और आपने लुकमा भी नहीं देना, नहीं दोगे ना। उन्होंने कहा कि जब ये शुरू में जब स्पीकर ऑन हुए ना तो उन्होंने कहा इसके अंदर शैतान बोलता है। तो इस टाइप की फतवे थे इंडिया के अंदर इसके बारे में सारा। तो अब हमने क्रिप्टो करेंसी को दे दिया, यानी कि जो डेवलपमेंट होनी है ना दुनिया के अंदर हमने उसको पहले रोकना, ये हम पे फर्ज है कि हमने उसको जाने नहीं देना। उससे पहले देखे ना सोशल मीडिया हराम था, टेलीविजन हराम था, टीवी हराम, आज भी टीवी हराम है। जो ऐसे भी कहते हैं माल नहीं है, फिजिकल नहीं है, तो जो मैं और आप एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते हैं पैसों की, वो भी तो फिजिकल नहीं है, ऑनलाइन है, सारी के सारे डिजिट्स हैं, इधर से डिजिट उधर चले जाते हैं, उधर से चले भाई। वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उसके पास भी तो डिजिट्स है ना, डिजिट्स हैं। हाँ। वो कहते हैं तहकीक करके ये बात कर रहे हैं, जो तहकीककार हैं इसके, उन्होंने ये साबित किया, ये बताया है कि ये नहीं हो सकता, ये हराम है, ये क्योंकि डिजिट्स हैं, ये माल नहीं है, फिजिकल नहीं है। तो ये अब देखिए रियासत तो करना चाहती है, रियासत तो क्रिप्टो करेंसी उन्होंने पूरा एक यूनिट बनाया, यहाँ पे उनके एक मशीर भी हैं, और ये कहा जाता है कि हाफिज आसिम मनीर साहब जो है ना उनका प्रोजेक्ट है। अब एक साइड पे हाफिज आसिम मनीर साहब है, दूसरी साइड पे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब है, दोनों खुद फैसला कर लें हाफिज जी की बात मानी जाएगी या मुफ्ती साहब की। लेकिन इस्लामी मसला हम तो उसमें नहीं पढ़ते भाई, हमारी तो तौबा करना चाहिए, मजहब का मसला है, हम तो अपने आप को एग्जिट कर लेते हैं, दोनों बैठ के फैसला कर लें। ठीक, लेकिन चॉइस ऑफ डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ये था नाज़रीन आज का व्लॉग, यकीनन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।